गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का लेसन 3, मनी एंड क्रेडिट। मनी एंड क्रेडिट को पढ़ते हैं। तो टॉपिक हो गया बच्चों आपका मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पहला टॉपिक हो गया जिसको हम पढ़ रहे हैं। देखिए क्या बताया गया है इस टॉपिक के अंदर। The use of money spans a very large part of everyday life. The use of money, धन का प्रयोग, spans a very large part of everyday life, एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है रोज़मर्रा के जीवन का। लुक अराउंड यू, अपने चारों तरफ देखो। एंड यू वुड ईजली, और तुम आसानी से बी एबल, योग्य हो जाओगे, टू आइडेंटिफाई, पहचानने में, सेवरल ट्रांजैक्शंस, अनेक लेन देनों को, इन्वॉल्विंग, जिसमें शामिल है मनी, धन, मुद्रा, इन एनी सिंगल डे, किसी भी एक दिन के अंदर। तो बच्चों, अगर आप दिन में अपने चारों तरफ देखते हैं बहुत सारी ट्रांजैक्शन आपको मिलती है, आप बहुत सारी चीज़ें खरीदते हो, बेचते हो, तो सब में क्या इन्वॉल्व होता है? पैसे से लेन देन होता है सभी का। अब देखिए आगे क्या बता रहा है। कैन यू मेक ए लिस्ट, क्या तुम एक लिस्ट बना सकते हो ऑफ दीज, इनकी, जो आप सुबह से शाम तक ट्रांजैक्शन देखते हो, जो मनी में हो रही है, जो आप खरीद रहे हो, बेच रहे हो, दूसरे लोगों को खरीदते बेचते देख रहे हो, तो क्या इनकी एक लिस्ट बना सकते हैं आप? इन मैनी ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस, इन ट्रांजैक्शनों में से बहुत सारे लेन देन, इन लेन देनों में से बहुत सारी जो ट्रांजैक्शन है उनमें क्या होता है? गुड्स आर बीइंग बॉट, माल को खरीदा जा रहा है। गुड्स आर बीइंग बॉट, माल को खरीदा जा रहा है। एंड सोल्ड, और बेचा जा रहा है। विद द यूज ऑफ मनी, धन के प्रयोग से, मुद्रा के प्रयोग से। तो सुबह से शाम तक जो आप ट्रांजैक्शन देख रहे हैं उसमें मनी का प्रयोग करके या तो आप कोई खरीद हो रही होती है, या कुछ बेच रहे होते हैं, या आप खरीदते बेचते दूसरों को देख रहे होते हैं। इन सम ऑफ दीज, इन सम ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस, इन ट्रांजैक्शनों में से कुछ ट्रांजैक्शन के अंदर सर्विसेज, सेवाएं, आर बीइंग एक्सचेंज्ड, अदली बदली जाती हैं, विद मनी, धन के साथ। आप अगर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी लेते हैं, आप अपने घर से ट्रांसपोर्ट से स्कूल तक जाते हैं, तो आप पेमेंट करते हैं उसका। तो सर्विस भी एक्सचेंज होती है पैसे से। सिर्फ गुड्स ही एक्सचेंज नहीं होता, बल्कि सर्विस के लिए भी मनी का पेमेंट किया जाता है। फॉर सम देयर माइट नॉट बी एनी एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मनी टेकिंग प्लेस नाउ, बट ए प्रॉमिस टू पे मनी लेटर। देखो बच्चों, फॉर सम, कुछ के लिए तो, देयर माइट नॉट बी एनी एक्चुअल ट्रांसफ़र ऑफ मनी, वास्तविक जो ट्रांसफ़र है मनी का नहीं भी हो सकता, बल्कि ये जो लेन देन होता है, टेकिंग प्लेस, घटित होता है। नाउ, अब जो ये घटित हो रहा है, मनी का ट्रांसफ़र नहीं भी हो रहा है, बहुत जगह आप ये भी देखते हैं। बट ए प्रोमिस, बल्कि एक वचन होता है, टू पे, चुकाने का, मनी, धन को, लेटर, बाद में। तो उधार भी चलता है बच्चों, जिसमें एक प्रॉमिस किया जाता है कि मनी को बाद में पे कर दिया
जाएगा। ये उधार की ट्रांजैक्शन की बात हो गई। अब आगे देखिएगा। हैव यू एवर वंडर्ड, क्या तुमने कभी आश्चर्य किया? वाई ट्रांजैक्शंस आर मेड, लेन देन क्यों किए जाते हैं? इन मनी, मुद्रा के अंदर। क्या तुमने आश्चर्य किया कि लेन देन मुद्रा में क्यों किए जाते हैं? द रीजन इज सिंपल, रीजन सिंपल है। कारण क्या है? सीधा साधा है बिल्कुल। क्या कारण है बच्चों? ए पर्सन होल्डिंग मनी कैन ईजिली एक्सचेंज, एक आदमी जो मनी को होल्ड करता है, रखता है अपने पास, कैन ईजिली एक्सचेंज, आसानी से एक्सचेंज कर सकता है, अदल बदल सकता है, इट इसे फॉर एनी कमोडिटी, किसी भी वस्तु के लिए, इसे किसी भी वस्तु के लिए क्या कर सकता है? एक्सचेंज कर सकता है। और सर्विस या सेवा के लिए, दैट ही और सी माइट वांट, जिसे वह चाहता है। तो कोई भी आप सेवा लेना चाहते हैं, कोई भी आप कमोडिटी लेना चाहते हैं, तो मनी से, पैसे दे करके इसको इजीली एक्सचेंज किया जा सकता है। इस प्रकार से एवरीवन प्रेफर्स, हर कोई पसंद करता है, प्रेफर करता है, टू रिसीव पेमेंट, पेमेंट को प्राप्त करना, इन मनी, मुद्रा में, एंड देन एक्सचेंज मनी, और फिर एक्सचेंज करता है धन को, फॉर थिंग्स, चीज़ों के बदले। पेमेंट आप लेते हैं पैसे में, और उस पैसे से आप सामान खरीद लेते हैं। कौन सा सामान? दैट दे वांट, जिसे वो चाहते हैं। टेक द केस ऑफ ए शू मैन्युफैक्चरर, एक जूते निर्माता का केस लीजिएगा। ही वांट्स टू सेल शूज, वह जूतों को बेचना चाहता है, इन द मार्केट, बाजार के अंदर, एंड बाई, और खरीदना चाहता है, वीट, गेहूं, और गेहूं खरीदना चाहता है। द शू मैन्युफैक्चरर, जूते बनाने वाला, विल फर्स्ट एक्सचेंज, पहले अदले बदलेगा, शूज, जूतों को, दैट ही हैज प्रोड्यूस्ड, जो उसने प्रोड्यूस किए हैं, जो उसने निर्मित किए, जो उसने बनाए हैं, फॉर मनी, धन के लिए, मुद्रा के लिए। तो पहले अपने जूते बेचेगा वो मुद्रा में, और फिर क्या करेगा? एंड देन, और फिर एक्सचेंज, बदल लेगा, आदान प्रदान कर लेगा, द मनी, धन का, फॉर वीट, अनाज के बदले। अब फिर पैसे देगा और अनाज ले लेगा। इमेजिन, कल्पना कीजिए, हाउ मच मोर, कल्पना कीजिए, हाउ मच मोर डिफिकल्ट इट वुड बी, कितना ज़्यादा मुश्किल ये होगा, इफ द शू मैन्युफैक्चरर, अगर जूते बनाने वाला, अगर जूते बनाने वाले को, हैड टू डायरेक्टली एक्सचेंज, सीधे तौर पर अदलना बदलना पड़ जाए शूज, जूतों को, फॉर वीट, अनाज के लिए, विदाउट द यूज ऑफ मनी, बिना धन के प्रयोग के। अब देखिए बच्चों, आप अगर मनी ना हो, धन ना हो, मुद्रा चलन में ना हो, ये जो जूते बनाने वाला मैन्युफैक्चरर है, जूतों के बदले अनाज की अगर इसे ज़रूरत पड़ेगी, तो इसे ऐसे आदमी को ढूंढना पड़ेगा जिसे जूतों की ज़रूरत हो और उसके पास बदले में देने को अनाज हो। तो दो ऐसे लोग मिलें जिनकी ज़रूरतें एक दूसरे से पूरी होती हों, अपने अपने सामान को दे करके। ऐसा अगर कोइंसिडेंस हो जाए, तो इस कोइंसिडेंस को, ऐसे संयोग को, कोइंसिडेंस कहते हैं संयोग,
ऐसे संयोग को डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहते हैं, इच्छाओं का दोहरा संयोग, दोनों ही तरफ से कोइंसिडेंस हो गया। तो उसे कैसे देखना पड़ेगा? ही वुड हैव टू लुक फॉर ए व्हीट ग्रोविंग फार्मर, उसे ढूंढना पड़ेगा अनाज पैदा करने वाले किसान को। हु नॉट ओनली वांट्स टू सेल, जो केवल बेचना ही ना चाहता हो व्हीट को, बट ऑल्सो वांट्स टू बाय द शूज, बल्कि जूतों को भी खरीदना चाहता हो। इन एक्सचेंज, बदले में, इस अनाज के बदले उसे जूतों की ज़रूरत भी हो, तभी जूते दे के उससे अनाज लिया जा सकता है। दैट इज अर्थात बोथ पार्टीज, दोनों पक्ष को हैव टू एग्री, सहमत होना पड़ेगा, एग्री होना पड़ेगा, टू सेल एंड बाई, खरीद और बेच के लिए, ईच अदर कमोडिटी, एक दूसरे की कमोडिटी के लिए। जैसे देखो ये शू मेकर है और ये व्हीट ग्रो करने वाला किसान है, तो अगर इसको ज़रूरत है अनाज की, इसको ज़रूरत होगी जूतों की, तो जब ये दोनों मिल जाएंगे तभी जाकर के ट्रांजैक्शन हो सकती है। अब ऐसा संयोग अगर हो जाए, ये दोहरा संयोग अगर इच्छाओं का हो जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसको बोला जाता है, दिस इज नोन एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, दोहरे संयोग की इच्छाओं का दोहरा संयोग कहलाता है ये। What a person desires, एक आदमी क्या चाहता है, टू सेल बेचना, इज एग्जैक्टली वोट, एग्जैक्टली वो होता है, द अदर विशेज, जिसकी दूसरा इच्छा करता है, टू बाई, खरीदने के लिए। इन बर्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर, बर्टर सिस्टम कहते हैं एक ऐसा सिस्टम जिसमें वस्तु के बदले वस्तु, कॉमोडिटी फॉर कॉमोडिटी, गुड्स दिया और दूसरे से गुड्स लिया। जैसे शू मैन्युफैक्चरर ने शूज़ दिए और दूसरे से व्हीट लिया, तो गुड्स के बदले गुड्स, ये बर्टर सिस्टम कहलाता है। तो इन्हें बर्टर सिस्टम एक वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत, वेयर गुड्स आर, जहाँ पर सामान आर डायरेक्टली एक्सचेंज्ड, सीधे तौर पर बदल लिए जाते हैं, विदाउट द यूज ऑफ मनी, बिना धन के प्रयोग के। तो वहाँ पर क्या होता है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, इच्छाओं का दोहरा संयोग, इज एन एसेंशियल फीचर, एक महत्वपूर्ण फीचर होता है। इन कंट्रास्ट, इसके विपरीत क्या है? इन एन इकोनॉमी, एक अर्थव्यवस्था के अंदर, वेयर मनी इज इन यूज, जहाँ पर मुद्रा चलन में है, मनी चलन में है। मनी क्या करती है वहाँ? मनी बाय प्रोवाइडिंग द क्रूशियल इंटरमीडिएट स्टेप, मुद्रा ये महत्वपूर्ण जो मध्यस्थता का कदम है, इंटरमीडिएट स्टेप है, ये इसे एलिमिनेट कर देगी, एलिमिनेट्स कर देती है, ख़त्म कर देती है द नीड ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, दोहरे संयोग की जो इच्छा होती है इसको एलिमिनेट कर देगी, ख़त्म कर देगी बीच में से, जो स्टेप बीच में आता है मध्यस्थता करने का। क्योंकि अब शू मैन्युफैक्चरर क्या करेगा? बाज़ार में अपने जूते बेचेगा, पैसे आएंगे, पैसे के बदले कहीं से भी अनाज खरीद लेगा। अब ऐसे आदमी को उसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो जिसको जूतों की ज़रूरत हो और उसके पास अनाज हो। तो मनी के चलन में आने से डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स क्या हो जाता है? एलिमिनेट हो जाता है, हट जाता है। It is no longer necessary for the shoe manufacturer to look for a farmer who will buy his shoes.
अब क्या होता है बच्चों, अब ये आगे चलकर ज़रूरी नहीं है एक शू मैन्युफैक्चरर के लिए कि वो टू लुक फॉर ए फार्मर, एक किसान को ढूंढे हु विल बाय, जो खरीदेगा हिज शूज, उसके जूतों को। एंड द सेम टाइम, और ठीक उसी समय सेल हिम, उसको बेच देगा। वीट, अनाज। All he has to do is find a buyer for his shoes. सब कुछ, all कहते हैं सब कुछ, he has to do, जो उसे करना होता है, क्या होता है वो, इज है फाइंड, पता लगाना, ढूंढना, किसका, ए बायर, एक खरीदार का, फॉर हिज शूज, अपने जूतों के लिए। जूतों के लिए खरीदार मिलेगा, उसे जूते बेचेंगे, पैसे आएंगे, पैसों से वीट कहीं से भी खरीद लिया जाएगा। वंस, एक बार, ही हैज एक्सचेंज्ड, एक बार वो बदल लेता है, हिज शूज, अपने जूतों को, फॉर मनी, धन के लिए, ही कैन परचेज, वह खरीद सकता है, वीट, अनाज को, और एनी अदर कमोडिटी, या दूसरी वस्तुओं को, इन द मार्केट, बाजार के अंदर। सिंस मनी एक्ट, चूंकि मुद्रा काम करती है, एज एन इंटरमीडिएट, एक मध्यस्थ का, एक इंटरमीडिएट, एक मध्यस्थता निभाने का काम कर रही है। इन द एक्सचेंज प्रोसेस, आदान प्रदान की प्रक्रिया के अंदर। अब ये खरीद बेच हो रही है पैसे से, तो ये पैसा क्या कर रहा है, ये काम कर रहा है एक मध्यस्थ का, इंटरमीडिएट का। इसलिए इस पैसे को, इस मुद्रा को क्या कहा जाता है, इट इज कॉल्ड, यह कहलाती है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, आदान प्रदान का माध्यम। मनी क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, आदान प्रदान का एक माध्यम है। अब अगला टॉपिक आता है बच्चों, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, मनी का आधुनिक रूप। किस रूप में है मनी आज हमारे सामने, ये डिस्कस करेंगे यहाँ पर। वी हैव सीन, हम देख चुके हैं, दैट मनी इज समथिंग दैट कैन एक्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजैक्शन। वी हैव सीन, हम देख चुके हैं, दैट मनी इज समथिंग, कि धन कुछ है, दैट कैन एक्ट, जो काम कर सकता है, एज ए मीडियम, एक मध्यस्थ का, एक माध्यम का, ऑफ एक्सचेंज, आदान प्रदान के, लेन देन के, इन ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन में, लेन देन में। बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स, सिक्कों के लागू होने से पहले, ए वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वस्तुओं की एक वैरायटी वाज यूज्ड, प्रयोग की जाती थी, एज मनी, धन के रूप में। तो जब तक बच्चों ये कॉइन्स नहीं आए थे मनी के रूप में, उससे पहले लोग क्या करते थे, कुछ अपनी कीमती चीज़ें, जैसे पुराने ज़माने में मनी के रूप में क्या प्रयोग करते थे, वो अलग अलग कबीले के लोग, अलग अलग जगह के लोग, अलग अलग वस्तुओं को मनी के रूप में यूज़ करते थे। कोई जानवरों की खाल को यूज करता था, कोई हाथी के दांत को यूज करता था। तो वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स थी, वस्तुओं की वैरायटी थी जो मनी के तरीके से यूज की जाती थी। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, सिंस द वेरी अर्ली एजेज, बहुत शुरुआती समय से, इंडियंस यूज्ड ग्रेन्स, भारतीय प्रयोग करते थे अनाज को, एंड कैटल, और पशुओं को, एज मनी, धन के रूप में। धन के रूप में क्या यूज़ करते थे, कैटल, पशुओं को। अब एक बात बताइए बच्चों, इससे बड़ी प्रॉब्लम होती थी
किसी को थोड़ा सा सामान चाहिए, अगर कैटल को यूज़ करना है, पशु का आदान प्रदान करना है, किसी को अगर 5 किलो अनाज चाहिए तो क्या 5 किलो अनाज के बदले वो पूरी गाय दे देगा, पूरी अपनी भैंस दे देगा दूसरे को? अब ऐसा तो पॉसिबल था नहीं कि ले भाई पूंछ काट के दे देते हैं। तो बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि जो ये वस्तुएं यूज होती थी इनको डिवाइड करना बहुत मुश्किल होता था। कम सामान लेना है तो पूरी वस्तु देंगे तो वो नुकसान का हो जाता था। तो इस प्रॉब्लम को फेस किया गया। देर आफ्टर, इसके पश्चात केम द यूज ऑफ मेटेलिक कॉइन्स, धातु के सिक्के यूज में आए। गोल्ड, सोना, सोने के कॉइन होते थे, सिल्वर के चलन में आए, कॉपर के आए, ये कॉइन्स मनी के रूप में यूज किए जाने लगे। एफेज एक हिस्सा रहा समय का, विच कॉन्टिन्यूड जो जारी रहा, वेल अच्छे तरीके से, इनटू द लास्ट सेंचुरी पिछली सदी में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है करेंसी। देखो बच्चों, करेंसी में क्या है? मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, मनी का आधुनिक रूप, इंक्लूड शामिल करता है करेंसी को। मनी के अंदर क्या शामिल है आधुनिक रूप में? करेंसी। अब करेंसी होती क्या है? पेपर नोट एंड कॉइन, सिक्के और पेपर वाले नोट को करेंसी कहते हैं। अनलाइक द थिंग्स, वस्तुओं के तरीके से, दैट वर यूज्ड जो प्रयोग हुआ करती थी, एज मनी धन के रूप में, अर्लियर पहले, जो पहले धन के रूप में प्रयोग हुआ करती थी, मॉडर्न करेंसी इज नॉट मेड ऑफ प्रीशियस मेटल। मॉडर्न करेंसी बनी नहीं होती थी अब कीमती धातु से। पहली करेंसी तो गोल्ड से, सिल्वर से, इनके कॉइन चलते थे, कीमती धातु होती थी, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है। तो मॉडर्न करेंसी इन प्रीशियस मेटल से, इन कीमती धातुओं से बनी नहीं होती थी। एंड अनलाइक ग्रेन, और अनाज के तरीके से भी नहीं होता, और अनाज के तरीके से, एंड कैटल और पशुओं के तरीके से, दे आर नाइदर ऑफ एवरीडे यूज, वो एवरीडे रोजमर्रा के यूज की वस्तुएं भी नहीं होती थी। दे आर नाइदर में नहीं होती थी ऑफ एवरीडे यूज, रोजमर्रा के यूज की। द मॉडर्न करेंसी, आधुनिक करेंसी, इज है विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन, इसके खुद के यूज के बिना। अब ऐसा नहीं है कि भाई कोई सिक्के को तोड़ के कुछ बना लेता है, उसका अपना कोई यूज लोग नहीं करते। जब गोल्ड के सिक्के चलते थे तो उसको पिघला करके रख लेते थे लोग, लेकिन मॉडर्न करेंसी में ऐसा कोई गुण मौजूद नहीं है। उसकी जो इंट्रेंसिक वैल्यू है, उसकी वस्तु की जो कीमत है बाज़ार में जितने में वो चलती है उससे कम होती है, इसलिए कोई इसको पिघला के तोड़ के नहीं रखेगा, उसका अपना कोई यूज नहीं है उसकी कीमत के बराबर। तो फिर यही बात आई, देन फिर वाई, क्यों, इज इट एक्सेप्टेड, इसे स्वीकार किया जाता है एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, आदान प्रदान के माध्यम में। इट इज एक्सेप्टेड, इसे स्वीकार किया जाता है एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, आदान प्रदान के मीडियम में, बिकॉज क्योंकि द करेंसी इज ऑथोराइज्ड, करेंसी ऑथोराइज्ड है बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा, ऑफ द कंट्री, देश की। चूंकि करेंसी देश की सरकार के द्वारा ऑथोराइज्ड है, सरकार ने इसे मान्यता दी है, इसलिए इसी से लेन देन किया जाता है। इन इंडिया, भारत के अंदर,
भारत के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करेंसी नोट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है करेंसी नोट को ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार की के बिहाफ पर। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा क्वेश्चन की करेंसी नोट को कौन इशू करता है, तो वहाँ फिल कर देना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है। एज पर इंडियन लॉ, भारतीय कानून के हिसाब से नो अदर इंडिविजुअल, कोई अन्य व्यक्ति नहीं, कोई अन्य व्यक्ति नहीं, और ऑर्गेनाइजेशन या संगठन नहीं, ना तो कोई आदमी ना ही कोई संगठन। इज अलाउड, अलाउड होता है टू इशू करने के लिए करेंसी को। मोर एवर, और इससे आगे द लॉ लीगलाइजेज, कानून लीगलाइज करता है, कानूनी बनाता है द यूज ऑफ रूपी, रुपए के प्रयोग को एज ए मीडियम ऑफ पेमेंट, पेमेंट के माध्यम के रूप में। दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड, जिसको मना नहीं किया जा सकता। इन सेटलिंग ट्रांजैक्शन, लेन देन को सेटल करने में, इन इंडिया, भारत के अंदर। तो कानून ने ये बात लीगल बना दी कि रुपए को पेमेंट का माध्यम बनाया जाएगा और इसे कोई भी मना नहीं कर सकता कि भारत में कोई भी लेन देन अगर सेटल करना है, निपटाना है, तो रुपए को एक्सेप्ट करने से। इंडियन करेंसी क्या है बच्चों? रुपया है। तो इंडियन करेंसी जो रुपये के रूप में है उसे कोई भी मना नहीं कर सकता, रिफ्यूज नहीं कर सकता लेन देन के लिए। नो इंडिविजुअल इन इंडिया, भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति नहीं कैन लीगलाइज, कानूनी कर सकता है, कानूनन, कैन लीगली रिफ्यूज, कानूनन तरीके से मना कर सकता है, ए पेमेंट, एक भुगतान को, मेड, जो किया गया है, इन रुपी, रुपए के अंदर, जो रुपए में किया गया है। हैंस अतः द रुपी इज वाइडली एक्सेप्टेड, रुपए को बड़े स्तर पर स्वीकार किया जाता है एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, आदान प्रदान के माध्यम के रूप में। अब नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों डिपॉजिट्स विद बैंक, बैंकों के पास जमाएं, पैसा जो आप बैंक में जमा कराते हैं उसके बारे में बात की गई है नेक्स्ट टॉपिक में। द अदर फॉर्म, दूसरा रूप, इन विच, जिसमें पीपल होल्ड मनी, लोग मुद्रा को रखते हैं, इज एज डिपॉजिट, वो डिपॉजिट्स के रूप में होता है विद बैंक्स, बैंकों के पास। एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, एक निश्चित समय के अंदर, पीपल नीड ओनली सम करेंसी, लोगों को कुछ करेंसी की जरूरत होती है फॉर देयर डे टू डे नीड्स, अपनी रोजमर्रा की ज़रूरतों के लिए। तो अगर किसी के पास 1000 रुपये हैं, किसी की मान लीजिए सैलरी 2000 रुपये हैं, उसका खर्च 1500 रुपये में चलता है, तो 500 रुपये की जो बचत होती है वो डिपॉजिट्स के रूप में कहाँ जमा हो जाती है? बैंक में। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पर, वर्कर्स, मजदूर, हु रिसीव, जो प्राप्त करते हैं, देयर सैलरीज, अपने वेतन को, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने के आखिर में, हैव एक्स्ट्रा कैश, में एक्स्ट्रा पैसा रखते हैं, एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, महीने के शुरुआत में। आखिर में अगर सैलरी मिल रही है तो उस महीने का खर्च तो हो चुका है, पैसा बचेगा तो उसे बैंक में जमा करा देते हैं, फिर वहाँ से निकाल करके नेक्स्ट मंथ का खर्च चलाते रहते हैं।
व्हाट डू पीपल डू, लोग क्या करते हैं विद दिस एक्स्ट्रा कैश, इस फालतू कैश से। दे डिपॉजिट इट, वे इसे जमा कराते हैं विद द बैंक्स, बैंकों के पास। बाय ओपनिंग ए बैंक अकाउंट, एक बैंक खाता खोल करके, इन देयर नेम, अपने नाम में। बैंक्स एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स, बैंक्स जमाओं को स्वीकार करते हैं। एंड ऑल्सो पे, और भुगतान भी करते हैं। एन अमाउंट, एक राशि का, एज इंटरेस्ट, ब्याज के रूप में, ऑन डिपॉजिट, जमाओं के ऊपर। इन दिस वे, इस प्रकार से, पीपल्स मनी, लोगों का धन, इज होता है सेफ, सुरक्षित। इस प्रकार से लोगों का धन सुरक्षित होता है विद द बैंक्स, बैंकों के पास। एंड इट अर्न्स एन अमाउंट, और ये एक राशि कमाता है एज इंटरेस्ट, ब्याज के रूप में। पीपल ऑल्सो हैव द प्रोविजंस, लोग प्रोविजंस भी रखते हैं, प्रावधान भी रखते हैं, टू विड्रॉ, निकाल लेने का, द मनी, धन को, एज एंड व्हेन दे रिक्वायर, जैसे ही और जब उन्हें रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है। सिंस, चूंकि, द डिपॉजिट्स इन द बैंक, जमा जो बैंक में होती हैं, ये जमाएं, बैंक अकाउंट, चूंकि बैंक खाते में जमाएं, कैन बी विड्रॉन, निकाली जा सकती हैं, ऑन डिमांड, मांगने पर। मांगने पर निकाली जा सकती हैं, तो क्या होता है, दीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड, ये जमाएं कहलाती हैं डिमांड डिपॉजिट्स, ये जमाएं डिमांड डिपॉजिट्स कहलाती हैं। देखिए बच्चों, आगे डिमांड डिपॉजिट्स, जो मांग पर पैसा आप निकाल सकते हैं, उसे डिमांड डिपॉजिट्स कहते हैं। तो डिमांड डिपॉजिट्स ऑफर अनोदर इंटरेस्टिंग फैसिलिटी, ये ऑफर करती है दूसरी इंटरेस्टिंग फैसिलिटी। इट इज दिस फैसिलिटी, यह फैसिलिटी होती है विच लैंड्स इट द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी, दैट ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। विच लैंड्स, जो लैंड करती है, उधार देती है, इट इज ए द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी, जो मुख्य विशेषताएं है धन की। डिमांड डिपॉजिट्स, मनी वाली जो मुख्य विशेषता है, क्या विशेषता थी मनी की मुख्य, दैट ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, आदान प्रदान का एक माध्यम है मनी। तो डिमांड डिपॉजिट्स भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है। अगर आपके बैंक में पैसे हैं, उसके बिहाफ पर आप चेक लिख सकते हो, तो चेक से लेन देन हो जाएगा नहीं। तो डिमांड डिपॉजिट्स ने भी मनी वाला काम कर दिया। You would have heard, तुमने सुना होगा, ऑफ पेमेंट्स, भुगतान के बारे में, being made, जो किए जा रहे हैं, बाई चेक्स, चेक के द्वारा, इंस्टेड ऑफ कैश, कैश की बजाय। फॉर पेमेंट, भुगतान के लिए, थ्रो चेक, चेक के माध्यम से। द पेयर हु हैज़ एन अकाउंट, पेयर चुकाने वाला, हु हैज़ एन अकाउंट जो एक खाता रखता है,
विद द बैंक, बैंक में, मेक्स आउट लिखता है, ए चेक, एक चेक, फॉर ए स्पेसिफिक अमाउंट, एक निर्धारित राशि का। ए चेक इज ए पेपर इंस्ट्रक्टिंग, ए चेक एक पेपर होता है इंस्ट्रक्टिंग, जो इंस्ट्रक्शन देता है द बैंक, बैंक को, टू पे, चुकाने के लिए, ए स्पेसिफिक अमाउंट, एक निर्धारित राशि, फ्रॉम द पर्सन्स अकाउंट, व्यक्ति के खाते से, टू द पर्सन, उस व्यक्ति को, इन हुज नेम, जिसके नाम में, द चेक हैज़ बीन इशूड, चेक को इशू किया गया है, जिसके नाम में चेक को इशू किया गया है। अब देखो बच्चों, ये चेक का नमूना दिया हुआ है यहाँ पर। यहाँ लिखा हुआ है, पे चुकाइएगा प्रेम कुमार को। यहाँ अमाउंट भर दी गई 57,000 ओनली, ये वर्ड्स में अमाउंट हो गई, ये नंबर्स में हो गई 57,000, और लिखने वाले के साइन हो जाते हैं जो चेक लिख के देता है। ये भारतीय स्टेट बैंक का चेक है, ये खाता नंबर डला हुआ है इसका यहाँ पर, ये चेक नंबर होता है, इतना इतना यहाँ पर क्या होता है, चेक नंबर होता है। बैंक जो कोड डालता है ये वो कोड होता है। अगर आपको कभी चेक का नंबर फिल करना पड़े तो यहाँ लास्ट में देख के कन्फ्यूजन आएगा आपको कि चेक का नंबर यहाँ से यहाँ तक है या सिर्फ ये है या इधर वाला है। तो चेक का जो नंबर होता है बच्चों, सिर्फ शुरू वाला होता है, ये नंबर फिल होता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है 362255, ये चेक नंबर हो गया। चलिए खैर, इससे पता चला कि बिना मनी के भी जो डिमांड डिपॉजिट्स है बैंक में जमा हैं, चेक के माध्यम से उसके बिहाफ पर आप चेक लिख करके लेन देन कर सकते हो। ये बात समझ में आ गई कि जो डिमांड डिपॉजिट है वो भी मनी का काम कर रही है, चेक के माध्यम से खरीद बेच कर रहे हैं आप वहाँ पर भी। 10 इस प्रकार से वी सी, हम देखते हैं दैट डिमांड डिपॉजिट्स की, डिमांड डिपॉजिट्स शेयर द एसेंशियल फीचर, ये मुख्य फीचर को शेयर करती है ऑफ मनी, मुद्रा के। द फैसिलिटी ऑफ चेक्स, चेक की सुविधाएं अगेंस्ट डिमांड डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट के अगेंस्ट में, मेक्स इट पॉसिबल, इसको पॉसिबल बनाती है, टू डायरेक्टली सेटल पेमेंट, सीधे तौर पर पेमेंट को सेटल करने में, विदाउट द यूज ऑफ कैश, कैश का प्रयोग किए बिना। सिंस, चूंकि डिमांड डिपॉजिट्स आर एक्सेप्टेड, चूंकि डिमांड डिपॉजिट्स को स्वीकार किया जाता है, वाइडली, बड़े तौर पर, एज ए मीन्स ऑफ पेमेंट, पेमेंट के माध्यम के रूप में, एलोंग विद करेंसी, करेंसी के साथ, दे कॉन्स्टिट्यूट मनी इन मॉडर्न इकोनॉमी। तो वे क्या कर रहे हैं, डिमांड डिपॉजिट्स भी वे निर्मित कर रहे हैं मनी को इन द मॉडर्न इकोनॉमी, आज की आधुनिक अर्थव्यवस्था के अंदर मनी का काम हो रहा है इससे भी। देखो बच्चों, यू मस्ट रिमेंबर, तुम्हें याद होगा, तुम्हें याद होना चाहिए बच्चों, द रोल, भूमिका, दैट द बैंक्स प्ले, जो बैंक निभाते हैं हियर, यहाँ पर। बट फॉर द बैंक्स, लेकिन बैंकों के लिए, देयर वुड बी नो डिमांड डिपॉजिट्स, कोई भी डिमांड डिपॉजिट्स नहीं होगी,
एंड नो पेमेंट बाय चेक अगेंस्ट दीज डिपॉजिट्स, और इन डिपॉजिट्स के अगेंस्ट में कोई चेक भी नहीं होगा। द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, मनी का आधुनिक रूप क्या हो गया? करेंसी हो गई। करेंसी में आपने कॉइन और नोट पढ़े थे। डिपॉजिट्स हो गई, जो लोगों का पैसा बैंक में जमा है उसके बिहाफ पर आप एटीएम से लेन देन करें, चेक से लेन देन करें, डिमांड ड्राफ्ट बना करके लेन देन करें। ये सब डिपॉजिट्स जो है मनी का काम करती है। ये क्या हो गया? मॉडर्न फॉर्म हो गई मनी की। तो ये क्लोजली लिंक्ड है टू द वर्किंग ऑफ मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। जो आधुनिक हमारा बैंकिंग सिस्टम है उससे अत्यधिक लिंक है ये बातें। अब देखो बच्चों, आगे आ जाओ। अगला टॉपिक है हमारा लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक, बैंक की लोन एक्टिविटी। देखो बच्चों, अगला टॉपिक है हमारा लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक। बैंक लोन एक्टिविटी कैसे परफॉर्म करता है इसको समझिएगा। ये डिपॉजिटर्स हैं, जमा करने वाले लोग हैं। ये बैंक में डिपॉजिट्स करते हैं, पैसा जमा कराते हैं। ज़रूरत पड़ने पर थोड़ा बहुत पैसा निकाल भी लेते हैं। बैंक इनको कुछ ब्याज भी देता है। पीपल मेक विड्रॉवल, लोग विड्रॉवल करते हैं एंड गेट इंटरेस्ट, और ब्याज पाते हैं। अब बैंक के पास में बाकी पैसा बचा रह जाता है। इस पैसे का बैंक क्या करता है? बोरोवर्स आते हैं, उधार लेने वाले, और बैंक से लोन लेते हैं। पीपल टेक लोन, लोग लोन लेते हैं। फिर क्या होता है जी? कुछ समय उस पैसे को यूज करने के बाद में ये पैसे को बैंक को लौटाने आते हैं और साथ में कुछ एक्स्ट्रा पैसा देते हैं जिसे इंटरेस्ट कहते हैं। तो लोग लोन को रीपे करते हैं ब्याज के साथ में, इंटरेस्ट के साथ में। ये इंटरेस्ट ही बैंक की बचत होती है। तो यही चीज़ हमें पढ़नी है आज के टॉपिक में बच्चों। देखिए, हमारा टॉपिक शुरू होता है लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक, बैंक की लोन एक्टिविटी। इसको स्टार्ट करते हैं। लेट अस टेक द स्टोरी ऑफ बैंक्स फर्दर। आओ बैंक की आगे चलकर अब बैंक की कहानी लेते हैं। व्हाट डू द बैंक्स डू, बैंक क्या करते हैं? विद द डिपॉजिट्स, जमाओं से, जो बैंक के पास पैसा जमा होता है उससे बैंक क्या करते हैं? विच दे एक्सेप्ट, जिसे वे स्वीकार करते हैं, फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक से। वो पैसा जो पब्लिक से एक्सेप्ट किया जाता है वो डिपॉजिट्स बैंक के पास होती है। बैंक उससे करते क्या है? देयर इज एन इंटरेस्टिंग, ये यहाँ से पढ़ रहे हैं बच्चों। देयर इज एन इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म एट वर्क हियर। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोचक तरीका है, मैकेनिज्म है, एट वर्क, काम का, हियर, यहाँ पर। बैंक्स कीप only a small proportion of their deposits as cash with themselves। बैंक एक छोटा सा ही हिस्सा रखते हैं जो जमा होता है पैसा उनके पास कैश की फॉर्म में। बाकी पैसा कहाँ भेज देते हैं? देखिए, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, बैंक्स इन इंडिया, भारत के अंदर बैंक, दीज डेज, इन दिनों, होल्ड रखते हैं अबाउट 15%, लगभग 15% ऑफ देयर डिपॉजिट्स, अपनी जमाओं का, एज कैश, कैश के रूप में। तो जितना पैसा बैंक में आया उसका 15% बैंक में रोक के रखते हैं। क्यों रोकते हैं इसको? ताकि जमा करने वालों
अगर वो विड्रॉ करने आ जाए, निकालने आ जाए, तो उनको पेमेंट किया जा सके। सब लोग तो एक साथ आएंगे नहीं। दिस इज कैप्ट, इसको रखा जाता है एज प्रोविजन, एक इंतजाम के तौर पर। किस चीज़ का इंतजाम? टू पे द डिपोजिटर्स, जमा करने वालों को भुगतान करने के लिए। हु माइट कम टू विड्रॉ मनी, जो पैसे को निकालने के लिए आ सकते हैं फ्रॉम द बैंक, बैंक से, ऑन एनी गिवन डे, किसी भी दिए गए दिन। सिंस, चूँकि ऑन एनी पर्टिकुलर डे, चूँकि किसी विशेष दिन में, ओनली सम ऑफ इट्स मनी, ओनली सम ऑफ इट्स मैनी डिपोजिटर्स कम, केवल थोड़े ही इसके जो जमा करता हैं वे आते हैं निकालने के लिए कैश पैसे को। द बैंक इज एबल टू मैनेज, बैंक योग्य होता है टू मैनेज, व्यवस्था करने में, विद दिस कैश, इस कैश की। बैंक यूज द मेजर पोर्शन, बैंक बड़े हिस्से को इस्तेमाल करता है ऑफ द डिपॉजिट्स, जमाओं के, टू एक्सटेंड लोन्स, लोन को देने में। देयर इज ए हुज डिमांड फॉर लोन, देयर इज ए हुज डिमांड फॉर लोन, लोन के लिए एक बड़ी मांग है। फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी, अनेक प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए। वी शैल रीड, हम पढ़ेंगे, मोर अबाउट दिस, इसके बारे में ज़्यादा, इन द फॉलोइंग सेक्शन, अगले वर्ग में। बैंक्स मेक यूज़ ऑफ द डिपॉजिट्स, बैंक जमाओं का इस्तेमाल करते हैं टू मीट द लोन रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल, लोगों की लोन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। इन दिस वे, इस प्रकार से, बैंक्स मीडिएट, बैंक्स मध्यस्थ होते हैं, बिटवीन दोज, उनके बीच, हु हैव सरप्लस फंड, जिनके पास फालतू पैसा होता है, सरप्लस पैसा होता है, जिन्हें हम डिपॉजिटर्स कहते हैं। एंड दोज, और उनके बीच, हु आर इन नीड, जो ज़रूरत में होते हैं, ऑफ दीज फंड्स, इन फंड की, जिन्हें हम क्या कहते हैं? बोरोवर्स कहते हैं। तो बैंक मीडिएट का काम करते हैं, मध्यस्थता का काम करते हैं डिपॉजिटर्स और बोरोवर्स के बीच में। बैंक्स चार्ज ए हायर इंटरेस्ट, बैंक एक ऊंची दर से ब्याज चार्ज करते हैं ऑन लोन, लोन के ऊपर, देन वोट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट्स, उसके मुकाबले जो वो जमाओं के ऊपर ऑफर करते हैं। ब्याज बैंक जमाओं पे जितना चुकाता है उससे ज़्यादा वो, उससे बहुत ऊंची दर से वो उधार लेने वालों से ब्याज की वसूली करता है, और जो ये अंतर होता है यही उसकी इनकम होती है। द डिफरेंस, अंतर, बिटवीन, बीच में, व्हाट इज चार्ज्ड, जो चार्ज किया जाता है, जो लिया जाता है फ्रॉम बोरोवर्स, एंड व्हाट इज पेड, और जो चुकाया जाता है डिपॉजिटर्स को, इज देयर मेन सोर्स ऑफ इनकम, यही उनकी आमदनी का मुख्य स्रोत होता है। किनकी? बैंकों की। अब आगे देखिए बच्चों, अगले टॉपिक की बात कर लेते हैं। टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन, दो अलग अलग उधार की सिचुएशन। ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, एक बड़े नंबर्स में जो लेन देन है, इन आवर डे टू डे एक्टिविटी, हमारी डे टू डे एक्टिविटी में इन्वॉल्व, उसमें शामिल है क्रेडिट, उधार। इन सम फॉर्म, कुछ रूप में, और द अदर, और दूसरे रूप में। क्रेडिट यानी लोन रेफर टू एन एग्रीमेंट, लोन रेफर करता है एक एग्रीमेंट को, इन विच, जिसमें,
द लैंडर इन विच, जिसमें द लैंडर सप्लाइज द बोरोवर, जिसमें उधार देने वाला बोरोवर को, उधार लेने वाले को सप्लाई करता है विद मनी, धन, गुड्स और सर्विस, माल या सेवा, इन रिटर्न फॉर द प्रोमिस, इस वचन के बदले में, वचन के बदले में, कौन से वचन के बदले में, ऑफ फ्यूचर पेमेंट, भविष्य के पेमेंट के। तो लैंडर उधार देने वाला उसको कुछ देता है, पैसे देता है या उधार माल देता है कि भाई फ्यूचर में आप क्या करेंगे, पैसे लौटा देंगे। लेट अस सी, आओ देखते हैं, हाउ क्रेडिट, किस प्रकार से उधार वर्क्स काम करता है, थ्रू द फॉलोइंग टू एग्जाम्पल्स, दो उदाहरणों में। ये फेस्टिवल सीजन की बात है, त्योहार का सीजन है। इट इज़ फेस्टिवल सीजन, ये त्योहार का सीजन है। 2 months फ्रॉम नाउ, एंड द शू मैन्युफैक्चरर, अब से 2 महीने में है फेस्टिवल। और शू मैन्युफैक्चरर, जो जूते बनाने वाला है, सलीम, उसने क्या किया, हैज़ रिसीव्ड एन ऑर्डर, एक आदेश लिया है, फ्रॉम ए लार्ज ट्रेडर, एक बड़े व्यापारी से, इन टाउन, कस्बे में, ऑफ 3000 पेयर्स ऑफ शूज, 3000 जोड़ी जूतों का, टू बी डिलीवर्ड इन द ए मंथ टाइम, जो 1 महीने के अंदर डिलीवरी देनी है इन जूतों की। तो सलीम को एक ऑर्डर मिला है एक बड़े व्यापारी से, 3000 जोड़ी जूते बनाकर देने हैं उसको। टू कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम, समय पर प्रोडक्शन को पूरा करने के लिए सलीम हैज़ टू हायर ए फ्यू मोर वर्कर्स, सलीम हैज़ टू हायर, सलीम को हायर करने हैं, ए फ्यू मोर वर्कर, और थोड़े से कर्मचारी, फॉर स्टिचिंग एंड पेस्टिंग, सिलाई और पेस्टिंग के काम के लिए। ही हैज़ टू परचेज द रॉ मटेरियल्स, उसे कच्चा माल भी खरीदना है। टू मीट दीज एक्सपेंसेज, इन खर्चों को पूरा करने के लिए सलीम ऑब्टेन्स लोन फ्रॉम 2 सोर्सेज, सलीम 2 जगह से, 2 स्रोतों से लोन लेता है। सलीम 2 स्रोतों से लोन लेता है। तो बच्चों, फर्स्ट तो ही आस्क, पहले क्या करता है वो, ही आस्क को पूछता है द लेदर सप्लायर, जो लेदर सप्लाई करेगा शूज़ बनाने के लिए, उससे कहता है कि टू सप्लाई करे लेदर को। पहले तो वो लेदर सप्लाई करने के लिए लेदर सप्लायर से कहता है कि अब वो उसको लेदर सप्लाई करे। नाउ अब, एंड प्रॉमिस, और वचन देता है उसे, टू पे हिम, उसको लौटाने का, लेटर, बाद में, कि वो उसे लौटा देगा बाद में। तो इस तरीके से भी उधार की व्यवस्था हो गई कि उसको रॉ मटेरियल लेदर जो चाहिए था शू मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसको मिल जाता है उधार। अब दूसरा तरीका क्या है, सेकंड, ही ऑब्टेन्स लोन, दूसरा ही ऑब्टेन्स लोन, वो लोन लेता है इन कैश, नगद में, फ्रॉम द लार्ज ट्रेडर, बड़े व्यापारियों से, एज एडवांस पेमेंट के रूप में, जिन्हें वो मैन्युफैक्चरिंग करके देगा जूते, उससे एडवांस उठा लेता है। फॉर 1000 पेयर शूज़, 1000 जोड़ी जूतों का, 3000 जोड़ी जूते देने, 1000 का जो पैसा बैठता है वो एडवांस में ले लिया। विद ए प्रॉमिस, इस वचन के साथ, टू डिलीवर द होल ऑर्डर, कि वो सारे ऑर्डर को डिलीवर कर देगा, बाय द एंड ऑफ द मंथ, महीने के आखिर तक। एट द एंड ऑफ द मंथ, महीने के आखिर में, सलीम इज एबल टू डिलीवर, सलीम योग्य होता है टू डिलीवर, डिलीवरी देने में, द ऑर्डर की, मेक ए गुड प्रॉफिट, एक अच्छा लाभ कमाता है, एंड रीपे द मनी, और पैसे को लौटा देता है, दैट ही हैड बोरोड, जो उसने उधार लिया था।
इन दिस केस, इस केस में सलीम ऑब्टेन्स क्रेडिट, सलीम उधार लेता है, सलीम ऑब्टेन्स क्रेडिट, सलीम उधार लेता है टू मीट, पूरा करने के लिए द वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत को। वर्किंग कैपिटल दो प्रकार की कैपिटल यहाँ पर होती है। एक तो फिक्स्ड कैपिटल होती है जिसमें मशीन वगैरह खरीदी जाती है, उसकी तो रिकवरी नहीं होती साथ के साथ, लेकिन सीजन में कच्चा माल खरीदना है, लोगों के छोटे छोटे खर्चों के पेमेंट करने हैं, इसके लिए जो पैसे का इंतजाम किया जाता है उसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो वो जो लोन ले रहा है वो वर्किंग कैपिटल के लिए ले रहा है यहाँ पर। द क्रेडिट हेल्प्स हिम, उधार उसकी मदद करता है, टू मीट, पूरा करने के लिए द ऑनगोइंग एक्सपेंसेस, चल रहे खर्चों की, ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के जो खर्च चल रहे हैं उन्हें पूरा करने में ये उधार उसकी मदद करता है। और किस चीज़ में मदद करता है? कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम, समय पर प्रोडक्शन को पूरा करने में। एंड देयर बाय, और उसके माध्यम से इंक्रीज हिज अर्निंग, अपनी आमदनी को बढ़ाने में, उसकी आमदनी को बढ़ाने में उसकी मदद करता है। इस तरीके से बच्चों देखिए, क्रेडिट उधार, देयरफॉर इसीलिए, प्लेज निभाता है, ए वाइटल, एक महत्वपूर्ण, एंड पॉजिटिव रोल, और धनात्मक भूमिका, इन दिस सिचुएशन, इस परिस्थिति में। ये आपका एक केस हो गया। अब दूसरा दिया है जी सपनाज प्रॉब्लम, सपना की प्रॉब्लम। सपना ए स्मॉल फार्मर, शर्मा एक छोटी किसान है, ग्रोज ग्राउंडनट ऑन हर 3 एकड़ ऑफ लैंड, अपनी 3 एकड़ ज़मीन पर वो ग्राउंडनट की पैदावार करती है। सी टेक्स ए लोन, वो एक लोन लेती है फ्रॉम द मनी लैंडर, महाजन से, टू मीट द एक्सपेंसेज ऑफ कल्टीवेशन, कल्टीवेशन के खर्चों को पूरा करने के लिए, होपिंग, इस उम्मीद में, दैट हर हार्वेस्ट, कि उसकी फसल, वुड हेल्प, मदद कर देगी, रीपे, लौटाने में, द लोन, लोन को। मिडवे थ्रो द सीजन, सीजन के बीच में ही, द क्रॉप इज हिट बाय पेट्स एंड द क्रॉप फेल्स, क्रॉप जो है फसल खराब हो जाती है पेस्ट से, जो कीटाणु होते हैं उससे खराब हो जाती है, कीट से कीट लग जाता है और फसल क्या हो जाती है? बेकार हो जाती है। दो, हालांकि सपना स्प्रेज हर क्रॉप, सपना स्प्रे भी करती है अपनी फसल पे, विद एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड, महंगे कीटाणुनाशक जो दवाई आती है उससे। इट मेक्स लिटिल डिफरेंस, इससे थोड़ा सा फर्क पड़ता है। सी इज अनेबल, वो अयोग्य है, टू रिपे द मनी लैंडर, महाजन को लौटाने में। एंड द डेप्ट ग्रोज, और कर्जा बढ़ता जाता है, ओवर द ईयर, साल भर कर्जा बढ़ता जाता है, इनटू ए लार्ज अमाउंट, एक बड़ी राशि में। नेक्स्ट ईयर, अगले साल, सपना टेक्स ए फ्रेश लोन, सपना एक लोन और लेती है, एक नया लोन लेती है, फॉर कल्टीवेशन, खेती बाड़ी के लिए। इट इज़ ए नॉर्मल क्रॉप दिस ईयर, इस साल में ये एक नॉर्मल क्रॉप है। बट द अर्निंग आर नॉट इनफ, लेकिन आमदनी जो है वो पर्याप्त नहीं है, टू कवर द ओल्ड लोन, पुराने लोन को कवर करने के लिए। सी इज कॉट इन डेप्ट, वो कर्जे में फंस जाती है। सी हैज़ टू सेल ए पार्ट ऑफ लैंड, उसे ज़मीन का एक हिस्सा बेचना पड़ता है, टू पे द डेप्ट, कर्जे को चुकाने के लिए, उसे कर्जे को चुकाने के लिए ज़मीन का एक हिस्सा बेचना पड़ता है। इन रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्रों में, द मेन डिमांड फॉर क्रेडिट, उधार की मुख्य मांग, इज होती है फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, फसल के उत्पादन के लिए। क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व, क्रॉप प्रोडक्शन में शामिल है कंसिडरेबल कॉस्ट ऑन सीड,
फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट etc। फसल के उत्पादन में क्या क्या शामिल है? जो अत्यधिक लागतें आती हैं बीज के ऊपर, फर्टिलाइजर्स के ऊपर, खाद वगैरह जो होती है, पेस्टिसाइड कीटाणुनाशक दवाइयाँ, वाटर पानी, इलेक्ट्रिसिटी बिजली, रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट जो औजार होते हैं उनकी मरम्मत पर खर्चा होता है किसान का, इसके लिए लोन की ज़रूरत पड़ती है। देयर इज ए मिनिमम स्ट्रेच ऑफ 3 to 4 months। There is a minimum stretch of 3 to 4 months between the time when the farmers buy these input। कम से कम समय जो होता है 3-4 महीने का होता है जब किसान खरीदता है इन इनपुट्स को, एंड व्हेन दे सेल द क्रॉप्स, और जब वो फसलों को बेचते हैं किसान। फार्मर्स किसान यूजुअली साधारणतः टेक क्रॉप लोन, फसल लोन लेता है, क्रॉप लोन लेता है एट द बिगिनिंग ऑफ द सीजन, सीजन के शुरुआत में, एंड रीपे द लोन, और लोन को लौटा देता है आफ्टर हार्वेस्ट, फसल के बाद। रीपेमेंट ऑफ द लोन, लोन का लौटा देना, इज क्रूशियली डिपेंडेंट, मुख्यतः निर्भर करता है ऑन द इनकम, आमदनी पर, फ्रॉम फार्मिंग, खेती बाड़ी से। इन सपना के केस में द फेलियर ऑफ द क्रॉप, फसल की असफलता, फसल का खराब हो जाना, मेड लोन रीपेमेंट इम्पॉसिबल, लोन रीपेमेंट को उसने क्या बना दिया? इम्पॉसिबल। सी हैड टू सेल, उसको बेचना पड़ा, पार्ट ऑफ द लैंड, जमीन का एक हिस्सा, टू रीपे द लोन, लोन को लौटाने के लिए। क्रेडिट उधार, इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग सपनास, सपना की मदद करने के बजाय, इम्प्रूव हर अर्निंग, इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग सपनास इम्प्रूव हर अर्निंग, उधार सपना की आमदनी को बढ़ाने में मदद करने की बजाय क्या करता है? लेफ्ट हर वर्स ऑफ, उसको और खराब स्थिति में छोड़ देता है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये एक उदाहरण है, ऑफ व्हाट इज कॉमोडिटी कॉल्ड कॉमनली, व्हाट इज कॉमनली कॉल्ड, जिसको कॉमनली कहा जाता है डेब्ट ट्रैप, कर्जे का जाल, जिसे कॉमनली क्या कहा जाता है? कर्ज जाल कहा जाता है, कर्जे का जाल कहा जाता है। क्रेडिट इन दिस केस, उधार इस केस में, पुशेस द बोरोवर, बोरोवर को धकेल देता है, उधार लेने वाले को धकेल देता है, इनटू ए सिचुएशन, एक परिस्थिति में, फ्रॉम विच, जिससे रिकवरी इज वेरी पेनफुल, रिकवरी करना, वापस आना जिससे बहुत ज़्यादा दर्द भरा होता है, पेनफुल होता है, बड़ा कष्टदायक होता है। इन वन सिचुएशन, एक परिस्थिति में, क्रेडिट हेल्प्स, उधार मदद करती है, टू इंक्रीज अर्निंग, आमदनी को बढ़ाने में, एंड देयरफॉर द पर्सन इज बेटर ऑफ दैन बिफोर, और वो व्यक्ति बेहतर हो जाता है पहले से। इन अनदर सिचुएशन, दूसरी परिस्थिति में, बिकॉज ऑफ द क्रॉप फेलियर, फसल की फेलियर हो जाने से, क्रेडिट पुशेस द पर्सन, उधार आदमी को धकेल देता है, इनटू ए डेब्ट ट्रैप, कर्ज के जाल में। टू रिपे हर लोन, अपने लोन को चुकाने के लिए, सी हैज़ टू सेल, उसको बेचना पड़ता है, ए पोर्शन ऑफ हर लैंड, अपनी ज़मीन का एक टुकड़ा। सी इज क्लियरली मच वर्स ऑफ दैन बिफोर, स्पष्टतः वह और खराब स्थिति में हो जाती है पहले से। वेदर क्रेडिट वुड बी यूजफुल और नॉट, क्या उधार लाभदायक होगा या नहीं, देयरफॉर, इसलिए, डिपेंड्स, निर्भर करता है, ऑन द रिस्क, जोखिम के ऊपर, इन द सिचुएशन, सिचुएशन में, सिचुएशन के जोखिम के ऊपर डिपेंड करता है। एंड वेदर देयर इज सपोर्ट इन केस ऑफ लॉस, कि क्या कोई सपोर्ट भी है थोड़ी बहुत, इन केस ऑफ लॉस, लॉस की स्थिति में। अब टर्म्स ऑफ क्रेडिट, उधार की शर्तें, उधार की शर्तें, ये टॉपिक होगा नेक्स्ट, इसको देखिए।
एवरी लोन एग्रीमेंट, प्रत्येक लोन एग्रीमेंट स्पेसिफाइज निर्धारित करता है एन इंटरेस्ट रेट, एक ब्याज की दर को, विच द बोरोवर मस्ट पे, जो उधार लेने वाले को चुकाना चाहिए। देखिए बच्चों क्या पढ़ रहे थे हम। एवरी लोन एग्रीमेंट, प्रत्येक लोन एग्रीमेंट स्पेसिफाई करता है एक इंटरेस्ट रेट को जो बोरोवर को चुकाना चाहिए टू द लेंडर, उधार देने वाले को, एलोंग विद द इंटरेस्ट, ब्याज के साथ में। एलोंग विद द रीपेमेंट, रीपेमेंट लिखा हुआ है, एलोंग विद द रीपेमेंट, रीपेमेंट के साथ ऑफ द प्रिंसिपल, मुख्य धन के, जितना पैसा उधार लिया था उसे प्रिंसिपल कहते हैं, तो उस प्रिंसिपल के साथ, उस मुख्य धन के साथ रीपेमेंट करना चाहिए। इन एडिशन, इसके अलावा लैंडर्स में डिमांड, उधार देने वाला डिमांड कर सकता है कोलेटेरियल सिक्योरिटी, सहायक प्रतिभूति की अगेंस्ट लोन, लोन के विरुद्ध। तो लोन देने वाला कुछ कोलेटेरियल मांग सकता है, कुछ चीज़ें गिरवी, वो जो एसेट्स होती हैं, संपत्तियाँ होती है जो गिरवी रखी जाती है, उसे कोलेटेरियल बोला जाता है, सहायक प्रतिभूति। तो इस तरीके से कोलेटेरियल क्या होता है, कोलेटेरियल इज एन एसेट्स, कोलेटेरियल सहायक प्रतिभूति एक संपत्ति है, दैट द बोरोवर ओन्स, जो उधार लेने वाला जिसका मालिक होता है, जैसे उसकी ज़मीन हो गई, बिल्डिंग हो गई, व्हीकल्स है, लाइव स्टॉक जानवरों को बोलते हैं, डिपॉजिट्स विद बैंक, बैंक के पास उसकी अपनी जमाएं हैं। अब इन चीज़ों को वो गारंटी के तौर पे रख देता है, जिससे कर्जा लेता है उसके पास, उसके कागज़ रख देता है, ज़मीन तो उठा के लेके नहीं जाएगा, डॉक्यूमेंट्स रख देता है गिरवी। एंड यूजिज दिस, और इसको इस्तेमाल करता है एज ए गारंटी, एक गारंटी के रूप में टू द लेंडर, उधार देने वाले के प्रति, अनटिल द लोन इज रिपेड, जब तक कि लोन को लौटा नहीं देता। इफ़ द बोरोवर फेल्स, अगर बोरोवर असफल हो जाता है टू रिपे द लोन, लोन को लौटाने में, द लेंडर हैज़ द राइट, उधार देने वाले को अधिकार होता है टू सेल द एसेट्स, एसेट्स को बेचने का, और कोलेटेरियल, या एसेट्स को क्या कहा गया, कोलेटेरियल, सहायक संपत्ति को, सहायक प्रतिभूति को बेचने का अधिकार होता है उसे, टू ऑब्टेन पेमेंट, पेमेंट को प्राप्त करने के लिए। प्रॉपर्टीज सच एज लैंड टाइटल्स, संपत्ति जैसे कि जमीन, जमीन का मालिकाना हक, डिपॉजिट्स विद बैंक, बैंक के पास जमाएं, लाइव स्टॉक, और सम कॉमन एग्जाम्पल, ये कॉमन एग्जाम्पल्स हैं ऑफ कोलेटेरियल, सहायक प्रतिभूति के, यूज्ड फॉर बोरोविंग, जो उधार लेने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आगे देखिए, ए हाउस लोन, मेगा हैज़ टेकन ए लोन, मेगा ने एक लोन लिया रुपीज़ 5 लाख, 5 लाख का, फ्रॉम द बैंक, बैंक से, टू परचेज ए लोन, टू परचेज ए हाउस, एक घर को खरीदने के लिए। मेगा 5 लाख रुपए का लोन लेती है बैंक से एक घर खरीदने के लिए। द एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन इज़ 12%, वार्षिक ब्याज की दर, जो एक साल में ब्याज लौटाना है, ऑन द लोन, लोन के ऊपर इज 12%, 12% है, यानी 100 रुपये पर 12 रुपये। एंड द लोन इज़ टू बी रीपेड इन 10 ईयर्स, और लोन को 10 साल में लौटाना है, इन मंथली इंस्टॉलमेंट्स, हर महीने की किस्तों में। मेगा हैड टू सबमिट टू द बैंक, मेगा को जमा कराने हैं बैंक के पास डॉक्यूमेंट्स, कागज, शोविंग हर, जो दर्शाते हों, हर एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स, उसके रोजगार के रिकॉर्ड को, एंड सैलरी, और सैलरी को, बिफोर द बैंक एग्रीड टू गिव हर द लोन, इससे पहले जमा कराने हैं कि लोन देने के लिए बैंक एग्री हो जाए। द बैंक रिटेन्ड, बैंक रख लेता है एज कोलेटेरियल, सहायक प्रतिभूति के रूप में, द पेपर्स, कागजों को, ऑफ द न्यू हाउस, नए घर के, विच विल बी रिटर्न टू मेगा, जो मेगा को लौटाए जाएंगे, ओनली वैन सी रिपेज द एंटायर लोन विद इंटरेस्ट, केवल तभी जब वो सारे लोन को ब्याज के साथ लौटा देती है।
अब इस एक्टिविटी में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले बताइए टेबल में लोन अमाउंट कितने की थी। देखिए कितने का लोन लिया था, 5 लाख रुपीज़। तो लोन अमाउंट में क्या लिख देंगे आप, ये तो हो गया आपका 5 लाख रुपीज़। ड्यूरेशन ऑफ लोन, समय अवधि कितनी थी, 10 ईयर्स, 10 साल के लिए लोन लिया गया। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, जो न्यू हाउस है उसके डॉक्यूमेंट्स रख दिए उसके पास। इंटरेस्ट रेट कितना था, 12%। मोड ऑफ रीपेमेंट, पैसे कैसे लौटाए जाएंगे उसका क्या तरीका है इस एक्टिविटी में। मंथली इंस्टॉलमेंट है, मंथली इंस्टॉलमेंट जाएगी 10 साल तक। कोलेटेरियल, सहायक प्रतिभूति के रूप में क्या गिरवी रखा गया, न्यू हाउस के डॉक्यूमेंट्स को गिरवी रखा जाएगा, न्यू हाउस। तो इस तरीके से हम पढ़ रहे हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहते हैं उधार की क्या क्या शर्तें होती हैं, तो उसमें इंटरेस्ट रेट आता है। कोलेटेरियल, सहायक प्रतिभूति के रूप में क्या रखा जा रहा है, एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड, क्या क्या कागज क्या क्या प्रपत्र की आवश्यकता है। एंड द मोड ऑफ रीपेमेंट, लौटाने का तरीका। टुगेदर कंप्राइज व्हाट इज कॉल्ड द टर्म ऑफ क्रेडिट, जो एक साथ में मिलाकर के ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहलाती हैं। द टर्म्स ऑफ क्रेडिट वेरी सब्सटेंशियली फ्रॉम वन क्रेडिट अरेंजमेंट टू अनदर। ये उधार की शर्तें जो होती हैं वेरी अदलती बदलती रहती हैं। सब्सटेंशियली मुख्यतः फ्रॉम वन क्रेडिट, एक उधार के अरेंजमेंट से दूसरे तक। एक लोन पे कुछ हो सकती हैं, दूसरे लोन पर उधार लेने देने की शर्तें कुछ और हो सकती हैं। दे में वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर, में अलग अलग हो सकती हैं, उनका अलग अलग होना डिपेंड करता है ऑन द नेचर, प्रकृति पर, ऑफ द लेंडर एंड द बोरोवर, उधार देने वाले और उधार लेने वाले की। तो उधार देने वाले लोग भी अलग अलग होते हैं, बैंक भी उधार देता है, मनी लेंडर्स भी उधार देते हैं, तो सबकी शर्तें अलग होती है। मनी लेंडर्स पे कोई नियम लागू नहीं होता है, किसी को कम रेट से किसी को ज़्यादा रेट से, जबकि बैंक एक रूल रेगुलेशन को फॉलो करता है। तो डिपेंड करता है कि जी लेंडर और बोरोवर्स की नेचर क्या है। द नेक्स्ट सेक्शन, अगला हिस्सा, विल प्रोवाइड, उपलब्ध कराएगा एग्जाम्पल्स ऑफ द वेराइंग टर्म, अलग अलग शर्तों के ऑफ क्रेडिट, उधार की, इन डिफरेंट क्रेडिट अरेंजमेंट, अलग अलग उधार के अरेंजमेंट में। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट, ये एक्टिविटी दे रखी है वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट, इसे रीड कर लेंगे आप। एक गांव का एग्जांपल, लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव से अगर आप लोन लेते हैं उसके बारे में लिखा है। अब ये टॉपिक आता है मेन हमारा, फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। देखो 2 सेक्टर होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। 2 सेक्टर पढ़ेंगे हम, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल सेक्टर वे होते हैं जो रिकॉग्नाइज्ड होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जिन पर कुछ नियम लागू होते हैं, जैसे कोऑपरेटिव है, गवर्नमेंट है, खुद गवर्नमेंट अगर लोन दे रही है, या बैंक है, ये सब क्या है, फॉर्मल है। गवर्नमेंट है, कोऑपरेटिव है, बैंक है, ये सब फॉर्मल एरिया हो गया आपका। इनफॉर्मल में जिन पे कोई नियम लागू नहीं होता, सरकार के कंट्रोल से बाहर होते हैं ये। किसी मित्र से, संबंधी से आपने लोन ले लिया, ये किसी भी नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसी है, जैसे मनी लेंडर है, कोई इंस्टीट्यूशन तो है नहीं वो, उससे आप लोन ले लेते हैं, ये इनफॉर्मल हो गई। तो फॉर्मल इनफॉर्मल को डिस्कस करना है इस टॉपिक में। What we have seen in the above example, उपरोक्त उदाहरण में हमने क्या देखा, that people obtain loan, कि लोग लोन लेते हैं from various sources, अनेक sources से। The various type of loan can be conveniently grouped,
अनेक प्रकार के लोन को सुविधा के तौर पर ग्रुप किया जा सकता है, समूह में रखा जा सकता है एज फॉर्मल सेक्टर लोन एंड इनफॉर्मल सेक्टर लोन, फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर लोन के रूप में। अब देखिए बच्चों, आगे देखिए, देखो बच्चों पढ़ते हैं आगे। वी हैव सीन, हम देख चुके हैं, इन द अबव एग्जाम्पल्स, ऊपर के उदाहरणों में, दैट पीपल ऑब्टेन लोन्स, कि लोग लोन लेते हैं, फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, अनेक साधनों से, अनेक स्रोतों से। द वेरियस टाइप्स ऑफ लोन्स कैन बी कन्वीनियंटली ग्रुप्ड, अनेक प्रकार के लोन को सुविधाजनक तरीके से ग्रुप किया जा सकता है, समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है एज फॉर्मल सेक्टर लोन एंड इनफॉर्मल सेक्टर लोन। तो लोन को दो जगह बांट सकते हैं हम अपनी सुविधा के लिए, फॉर्मल सेक्टर लोन्स और इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स। Among the फॉर्मर कहते हैं फॉर्मल को जो पहले वाला है। आर लोन्स, वे लोन आते हैं फ्रॉम बैंक्स एंड कोऑपरेटिव, जो बैंक से होते हैं और कोऑपरेटिव से होते हैं। द इनफॉर्मल लैंडर्स, इनफॉर्मल उधार देने वालों में इंक्लूड शामिल हैं मनी लैंडर महाजन, ट्रेडर्स व्यापारी, एम्प्लॉयर्स नियोक्ता, रिलेटिव्स संबंधी, एंड फ्रेंड्स और मित्र। इन ग्राफ फर्स्ट यू कैन सी, ग्राफ फर्स्ट में आप देख सकते हो वेरियस सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, उधार के अनेक सोर्स को, टू रूरल हाउस होल्ड, ग्रामीण घर क्षेत्रों में, इन इंडिया, भारत के अंदर। इज मोर क्रेडिट कमिंग, क्या ज़्यादा उधार आ रहा है, फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर, फॉर्मल सेक्टर से, और इनफॉर्मल सेक्टर या इनफॉर्मल सेक्टर से। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग, सुपरवाइज करता है फंक्शनिंग कामकाज को, ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन, लोन के फॉर्मल सोर्सेज को। यानी अगर आप कोऑपरेटिव या बैंक से लोन लेते हैं तो वहाँ पर कौन सुपरवाइज करता है, कौन देख रेख रखता है, रूल रेगुलेशन फॉलो किए जा रहे हैं प्रॉपरली या नहीं, इसको कौन देखेगा, आरबीआई देखेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखेगा इसको। अब देखिए बच्चों, ये ग्राफ है आपका फर्स्ट, सोर्सेज ऑफ क्रेडिट पर रुपीज 1000 ऑफ रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया इन 2012। यहाँ पर ये बैंक से आ रहा है 25%, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बैंक या गवर्नमेंट से ये। तो ये जो एरिया हो गया इतना, ये फॉर्मल का हो गया। और जो ये अदर नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसी है, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स है, लैंडलॉर्ड्स हैं, ये जो हाफ पोर्शन हो जाता है आपका, इसको इनफॉर्मल कहा गया, इनफॉर्मल सोर्स कहा गया उधार लेने का। तो इस कामकाज को आरबीआई मॉनिटर करता है फॉर्मल वाले केस में। सिमिलरली ठीक उसी प्रकार से द आरबीआई सीज, आरबीआई देखता है दैट द बैंक्स गिव लोन, की बैंक लोन देते हैं, नॉट जस्ट टू प्रॉफिट, ना केवल लाभ, प्रॉफिट मेकिंग, लाभ कमाने के लिए, नॉट जस्ट प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस एंड ट्रेडर्स, लाभ कमाने वाले बिजनेस या व्यापारियों को ही लोन नहीं देते हैं, बट ऑल्सो, बल्कि टू स्मॉल कल्टीवेटर, छोटे किसानों को भी देते हैं या नहीं, ये भी देखता है आरबीआई। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, छोटे स्तर पर चलने वाली इंडस्ट्रीज को, टू स्मॉल बोरोवर्स, छोटे बोरोवर्स, ईटीसी आदि को, पीरियोडिकली, समय समय पर, बैंक्स हैव टू सबमिट, बैंक को जमा करानी होती है, इंफॉर्मेशन, सूचनाएं, टू द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को,
ऑन हाउ मच दे आर लैंडिंग, कि कितना वो उधार दे रहे हैं, टू होम किसे दे रहे हैं, एट वाट इंटरेस्ट रेट और किस ब्याज दर पर दे रहे हैं, ईटीसी आदि। देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन, कोई संगठन नहीं है, देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन, कोई संगठन नहीं है, विच सुपरवाइजिज, जो देख रेख करता है, द क्रेडिट एक्टिविटी, उधार की एक्टिविटी का, ऑफ लैंडर्स की, इन द इनफॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर में। अगर आप किसी महाजन से ब्याज पर रेट लोन लेते हैं तो किस रेट से वो ब्याज की वसूली करेगा, किन नियमों से आपको वो लोन देगा, इसको सुपरवाइज करने वाला कोई नहीं है। अगर आप बैंक से या कोऑपरेटिव से लेते हैं तो इसको कौन, इसके कामकाज को कौन सुपरवाइज करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है। दे कैन लैंड एट वोट एवर इंटरेस्ट रेट, में उधार दे सकते हैं जिस इंटरेस्ट के रेट पर में चाहें, एट इंटरेस्ट रेट, एट इंटरेस्ट रेट दे चूज, जिस इंटरेस्ट रेट पर में चुने। देयर इज नो वन, कोई नहीं है, टू स्टॉप दैम, उनको रोकने वाला, फ्रॉम यूजिंग अनफेयर मीन्स, अनफेयर तरीकों को यूज करने से, टू गेट देयर मनी बैक, अपने पैसे को वापस लेने के। ये मनी लेंडर्स, ये इनफॉर्मल सेक्टर वाले अपने लोन को अनफेयर तरीक़ों से लेते हैं, इसे रोकने वाला कोई नहीं है। ये गुंडों तक का सहारा लेते हैं, इन्हें कोई गवर्न नहीं करता। आगे देखो बच्चों, कंपेयर टू द फॉर्मल लैंडर्स, फॉर्मल लैंडर्स की तुलना में मोस्ट ऑफ द इनफॉर्मल लैंडर, ज़्यादातर इनफॉर्मल लैंडर्स चार्ज करते हैं ए मच हायर इंटरेस्ट, एक बहुत ज़्यादा ऊंची दर से ब्याज, ऑन लोन्स, लोन के ऊपर। दस इस प्रकार से द कॉस्ट टू द बोरोवर की लागत ऑफ इनफॉर्मल लोन, इनफॉर्मल लोन की इज होती है मच हायर, बहुत अधिक। हायर कॉस्ट ऑफ बोरोविंग मीन्स, उधार की हायर कॉस्ट का मतलब होता है ए लार्जर पार्ट ऑफ अर्निंग ऑफ द बोरोवर्स, आमदनी का एक बड़ा हिस्सा बोरोवर्स की इज यूज्ड, प्रयोग किया जाता है, टू रीपे, चुकाने में, द लोन, लोन को। हैंस अतः बोरोवर्स हैव लेस इनकम, इस प्रकार से उधार लेने वाले के पास आमदनी कम लेफ्ट बचती है, फॉर देम सेल्फ, खुद के पास। एज वी सा, जैसा कि हमने देखा, फॉर शामल इन सोनपुर, ये एक्टिविटी है शामल इन सोनपुर, उस केस में हमने देखा। इन सर्टेन केसेज, अनेक केस में, द हाई इंटरेस्ट रेट, ऊंची दर से ब्याज, फॉर बोरोविंग, उधार के लिए, कैन मीन, इसका मतलब होता है दैट द अमाउंट टू बी रिपेड, कि अमाउंट को चुकाई जाने वाली धनराशि इज ग्रेटर देन, अधिक होती है, तुलना में, किसकी तुलना में, द इनकम ऑफ द बोरोवर की इनकम की तुलना में अधिक होती है। दिस कुड लीड टू इंक्रीजिंग डेप्ट, ये बढ़े हुए ऋण का नेतृत्व करती है, एज वी सा, जैसा कि हमने देखा, फॉर रामा इन सोनपुर एक्टिविटी, एंड डेप्ट ट्रैप्ट, और ये कर्ज का जाल बना देती है। ऑल्सो पीपल हु माइट विश, लोग जो इच्छा करते हैं, टू स्टार्ट एन एंटरप्राइज, एक एंटरप्राइज को शुरू करने की, बाय बोरोविंग, उधार लेकर के, मे नॉट डू सो, ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट, ज़्यादा लागत की वजह से, ऑफ बोरोविंग, उधार की। फॉर दीज रीजन्स, इन कारणों की वजह से, बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज नीड टू लैंड मोर, बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटियों को ज़रूरत होती है और ज़्यादा उधार देने की। दिस वुड लीड, ये नेतृत्व करेगी, टू हायर इनकम्स, ज़्यादा आमदनी का, एंड मैनी पीपल कुड देन बोरो, और ज़्यादा लोग फिर उधार ले सकेंगे, चीपली, सस्ते रेट से, फॉर ए वैरायटी ऑफ नीड्स, अनेक प्रकार की ज़रूरतों के लिए। दे कुड ग्रो क्रॉप्स, में फसलों को उगा सकेंगे, डू बिजनेस, व्यापार कर सकेंगे, सेटअप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, छोटे स्तर की इंडस्ट्रियों को सेटअप कर सकेंगे, ईटीसी आदि।
दे कुड सेटअप न्यू इंडस्ट्रीज, वो नई इंडस्ट्री को सेटअप कर सकेंगे, और ट्रेड इन गुड्स, माल में ट्रेड कर सकेंगे। चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज़ क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट, सस्ता और सहन करने के लायक जो उधार है वो बहुत महत्वपूर्ण है देश के विकास के लिए। देखो बच्चों, ग्राफ देखिए, ये यहाँ पर जो ब्लू कलर है ये परसेंटेज बता रहा है लोन की, इनफॉर्मल सेक्टर से जो ली गई है, और ये पर्पल कलर जो है ये परसेंटेज बता रहा है लोन की जो फॉर्मल सेक्टर से ली जाती है। तो शुरुआत में दिया पुअर हाउस होल्ड, जो गरीब लोग हैं ये 85% जो लोन लेते हैं गरीब लोग कहाँ से लेते हैं? इनफॉर्मल सेक्टर से। सिर्फ 15% ही फॉर्मल सेक्टर के पास जाते हैं गरीब वर्ग में। वजह क्या होती है? उनके पास रखने के लिए कुछ गिरवी होता नहीं, सिक्योरिटी होती नहीं है कुछ। विदाउट सिक्योरिटी कोई बैंक उनको लोन देता नहीं, तो इनको मनी लेंडर्स पे डिपेंड करना पड़ता है। इसीलिए एक बड़ी जो परसेंटेज है 85% गरीबों की, वो इनफॉर्मल सेक्टर पे डिपेंड कर रही है। जिनके पास थोड़ी बहुत एसेट्स हैं, हाउस होल्ड विथ फ्यू एसेट्स, उनमें 53% लोग इनफॉर्मल सेक्टर के पास जाते हैं, जबकि 47% लोग फॉर्मल सेक्टर के पास जाते हैं लोन लेने के लिए। वेल ऑफ हाउस होल्ड, जो बेहतर हैं घर जिनके पास में खूब हैं एसेट्स, 72% लोग जो होते हैं वो फॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। सिर्फ 28% ही इनफॉर्मल सेक्टर के पास पहुंचते हैं। और जो अमीर लोग होते हैं, अमीर तो 90% फॉर्मल सेक्टर से लोन लेता है, 10% ही इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेता है। अब बच्चों आगे आइए, मोस्ट लोन, ज़्यादातर लोन फ्रॉम इनफॉर्मल लैंडर्स कैरी ए वेरी हाई इंटरेस्ट। ये जो इनफॉर्मल लैंडर होते हैं, उधार देने वाले, ये बहुत हाई रेट से ब्याज रखते हैं। एंड डू लिटिल टू इंक्रीज द इनकम, और थोड़ा बहुत करते हैं ये अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए, इनकम को बढ़ाने के लिए बोरोवर की थोड़ा बहुत ही करते हैं। दस इस प्रकार से इट इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरी है, दैट बैंक्स एंड कोऑपरेटिव, कि बैंक और कोऑपरेटिव इंक्रीज, बढ़ा दे देयर लैंडिंग, अपनी उधार देने की अक्षमता को, पर्टिकुलरली विशेष तौर पर इन द रूरल एरियाज, देहाती क्षेत्रों में, सो दैट, जिससे कि द डिपेंडेंस ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज, इनफॉर्मल सोर्स पर निर्भरता ऑफ क्रेडिट, उधार की, रिड्यूसेस, घट जाए। सेकेंडली, वाइल फॉर्मल सेक्टर लोन नीड टू एक्सपेंड, फॉर्मल सेक्टर, दूसरी बात यह है कि फॉर्मल सेक्टर को जो लोन की नीड है वो बढ़ानी चाहिए। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी, ये भी ज़रूरी है, दैट द एवरीवन रिसीव्स दीज लोन्स, जिससे कि हर कोई इस लोन को ले ले। एट प्रेजेंट, वर्तमान में, इट इज़ रिचर हाउस होल्ड, ये अमीर हाउस होल्ड होते हैं, हु रिसीव फॉर्मल क्रेडिट, जो फॉर्मल क्रेडिट लेते हैं चूँकि उनके पास एसेट्स होती है। वेराज द पुअर हैव टू डिपेंड, जबकि गरीबों को डिपेंड होना पड़ता है ऑन द इनफॉर्मल सोर्सेज, इनफॉर्मल स्रोतों के ऊपर। इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है, दैट द फॉर्मल क्रेडिट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड, कि फॉर्मल क्रेडिट को बांटा जाता है, मोर इक्वली, ज़्यादा समान तरीके से, सो दैट, जिससे कि द पुअर, गरीब, कैन बेनिफिट, लाभ उठा सके, फ्रॉम द चीपर लोन, ज़्यादा सस्ते लोनों का। अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर, गरीबों के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप। इन द प्रीवियस सेक्शन, पिछले वर्ग में, वी हैव सीन, हम देख चुके हैं, दैट पुअर हाउस होल्ड, कि गरीब, आर स्टिल डिपेंडेंट, अभी तक निर्भर हैं, ऑन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, उधार के इनफॉर्मल सोर्स पर। वाई इज इट सो, ऐसा क्यों है? बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह बैंक्स उपलब्ध नहीं है। इन रूरल इंडिया, ग्रामीण भारत के अंदर,
इवन वैन दे आर प्रजेंट, जहाँ कहीं वे प्रजेंट भी है, गेटिंग ए लोन फ्रॉम ए बैंक इज मच मोर डिफ़िकल्ट, तो बैंक से लोन लेना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, देन टेकिंग ए लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्स, इनफॉर्मल सोर्स से लोन लेने की अपेक्षा बैंकों से लोन लेना इन गरीबों के लिए क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है इनफॉर्मल लोन की अपेक्षा है। तो इनफॉर्मल लोन लेना आसान है, फॉर्मल लोन लेना मुश्किल है। एज वी सा, जैसा कि हमने देखा, फॉर मेगा के लिए बैंक लोन रिक्वायर्स, बैंक लोन की आवश्यकता है, बैंक लोन में आवश्यकता होती है प्रॉपर डॉक्यूमेंट, प्रॉपर कागजात की, एंड कोलेटेरियल और सहायक संपत्ति की। अब्सेंस ऑफ कोलेटेरियल, सहायक संपत्तियों की अनुपस्थिति, इज वन ऑफ द मेजर रीजन्स, बड़े कारणों में से एक है, विच प्रिवेंट्स द पुअर, जो गरीबों को रोकता है, फ्रॉम गेटिंग बैंक लोन, बैंक लोन को लेने से। इनफॉर्मल लैंडर्स सच एज मनी लैंडर्स, जैसे कि मनी लैंडर, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफा, नो जानते हैं, द बोरोवर्स, उधार लेने वालों को, पर्सनली, व्यक्तिगत तौर पर, एंड हैंस, और अतः, आर ऑफन विलिंग, और अक्सर ये इच्छुक होते हैं, टू गिव ए लोन, एक लोन देने के लिए, विदाउट कोलेटेरियल, बिना किसी सहायक प्रतिभूति के। द बोरोवर्स, उधार लेने वाले, कैन इफ नेसेसरी, अगर आवश्यक हो, कैन अप्रोच, पहुंच सकते हैं, द मनी लैंडर, महाजन के पास, इवन विदाउट रिपेइंग, विदाउट रिपेइंग देयर अर्लियर लोन, अपने पहले लोन को चुकाए बिना भी। हाउएवर, हालांकि, द मनी लैंडर्स, महाजन, चार्ज करते हैं, वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज का एक बहुत ही हाई रेट। कीप नो रिकॉर्ड्स, कोई रिकॉर्ड नहीं रखते, ऑफ द ट्रांजैक्शंस, लेन देन का, एंड हरास द पुअर बोरोवर्स, और गरीब उधार लेने वाले को ये क्या करते हैं, परेशान कर देते हैं। इन रिसेंट ईयर, हाल के सालों में, पीपल हैव ट्राइड, लोगों ने कोशिश की है, ट्राइड आउट, कोशिश की, सम न्यूअर वेज, कुछ नए तरीकों की, ऑफ प्रोवाइडिंग लोन, लोन उपलब्ध कराने के, टू द पुअर, गरीबों को। द आइडिया इज टू ऑर्गेनाइज रूरल पुअर, ये आइडिया जो ग्रामीण देहात के अंदर गरीब हैं उन्हें ऑर्गेनाइज करने का है। इन पर्टिकुलर वुमेन, खास तौर पर स्त्रियां, इनटू स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर, एंड पूल, कलेक्ट देयर सेविंग, और उनकी सेविंग को एक जगह इकट्ठा करने के लिए। ए टाइपिकल सेल्फ हेल्प ग्रुप हैज़ 15-20 मेंबर्स, एक प्रकार का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है उसमें 15 से 20 मेंबर होते हैं, यूजुअली बिलोंगिंग टू वन नाइबरहुड, साधारणतः ये एक ही पड़ोस से बिलोंग करते हैं, हु मीट एंड सेव रेगुलरली, जो खर्च करते हैं और बचाते हैं रेगुलरली, अपनी ज़रूरतों को पूरा करके थोड़ा बहुत रेगुलर बचाते हैं। सेविंग पर मेंबर वेराइज, हर मेंबर की जो सेविंग होती है वो वेरी करती रहती है, अदलती बदलती रहती है, फ्रॉम ₹25 टू ₹100 और मोर, 25 रुपये से 100 रुपये तक या उससे ज़्यादा तक ये वेरी होती रहती है। डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी ऑफ द पीपल, लोगों की एबिलिटी पर डिपेंड करती है टू सेव, बचाने की, कि कौन कितने पैसे बचा रहा है। मेंबर्स कैन टेक स्मॉल लोन्स, सदस्य छोटे लोन ले सकते हैं, फ्रॉम द ग्रुप, समूह से, इटसेल्फ, खुद, टू मीट देयर नीड्स, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। द ग्रुप चार्जेज इंटरेस्ट, ग्रुप ब्याज चार्ज करता है, ऑन दीज लोन्स, इन लोन पर, बट दिस इज स्टिल लेस देन, लेकिन ये अभी तक क्या है, कम है, किससे, वोट द मनी लेंडर चार्जेज, जो महाजन चार्ज करते हैं ये उससे कम होता है। आफ्टर ए ईयर और टू, 1-2 साल के बाद, इफ़ द ग्रुप इज़ रेगुलर इन सेविंग, अगर ये ग्रुप रेगुलर है सेविंग करने में, इट बिकम्स एलिजिबल फॉर अवेलिंग लोन,
तो ये योग्य बन जाता है लोन को लेने के फ्रॉम द बैंक से। लोन इज सैंक्शनड, लोन की अनुमति दी जाती है इन द नेम ऑफ ग्रुप के नाम में, एंड इज मीन्ड, और इसका मतलब ये होता है टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को पैदा करना फॉर द मेंबर्स, सदस्यों के लिए। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, स्मॉल लोन्स आर प्रोवाइडेड, छोटे लोन दिए जाते हैं टू द मेंबर्स, सदस्यों को, फॉर रिलीजिंग मॉर्टगेज लैंड को रिलीज करने के लिए, जो गिरवी रखी है उनकी भूमि कहीं पर, उसे छुटाने के लिए छोटा मोटा लोन दिया जाएगा। फॉर मीटिंग वर्किंग कैपिटल, रोज़मर्रा के जो खर्चे हैं उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, उसका इंतजाम करना। तो वर्किंग कैपिटल को पूरा करने के लिए, वर्किंग कैपिटल नीड्स को, उदाहरण के तौर पर बाइंग सीड्स, बीज खरीदना है, फर्टिलाइजर्स खरीदना है। फर्टिलाइजर्स क्या होता है? खाद। रॉ मटेरियल्स, कच्चा माल लाइक बम्बू एंड क्लॉथ। फॉर हाउसिंग मटेरियल, फॉर एक्वायरिंग एसेट्स लाइक सीविंग मशीन, हैंडलूम, कैटल, etc. मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट डिसीजंस, बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय, रिगार्डिंग द सेविंग, बचत के संबंध में, एंड लोन एक्टिविटीज़, और लोन एक्टिविटी के संबंध में, आर टेकन, लिए जाते हैं बाय द ग्रुप मेंबर्स के द्वारा। द ग्रुप डिसाइड्स, ग्रुप डिसाइड करता है एज रिगार्ड द लोन्स, टू बी ग्रांटेड, कि किस संबंध में लोन ग्रांट किया जाना है, दिया जाना है। तो ये बात ग्रुप डिसाइड करता है। द पर्पज, मकसद क्या है उसका। अमाउंट, कितनी अमाउंट दी जाएगी लोन की फॉर्म में। इंटरेस्ट टू बी चार्ज, ब्याज कितना चार्ज किया जाएगा। रीपेमेंट शेड्यूल, पैसे लौटाने का की समय अवधि क्या होगी, कितनी किस्तों में पैसा लौटाना है। ऑल्सो इट इज़ द ग्रुप विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द रीपेमेंट ऑफ द लोन, ये एक ग्रुप होता है जो जिम्मेदार है पैसे लौटाने के लिए लोन के। एनी केस ऑफ नॉन रीपेमेंट ऑफ लोन, अगर कोई केस हो जाता है पैसे ना लौटाने का लोन के, बाय एनी वन मेंबर, किसी सदस्य के द्वारा, इज़ फॉलोड अप सीरियसली, इसको सीरियसली लिया जाता है बाय अदर मेंबर्स, दूसरे सदस्यों के द्वारा, इन द ग्रुप में। बिकॉज ऑफ दिस फीचर, क्योंकि इस फीचर की वजह से, बैंक्स आर विलिंग टू लैंड टू द पुअर वुमेन, बैंक जो विलिंग है, इच्छुक हैं, टू लैंड, उधार देने के, टू द पुअर वुमेन, गरीब औरतों को, व्हेन ऑर्गेनाइज्ड इन सेल्फ हेल्प ग्रुप, जब सेल्फ हेल्प ग्रुप को ऑर्गेनाइज किया उन्होंने। इवन दो, हालांकि दे हैव नो कोलेटेरियल, जब उनके पास कोई कोलेटेरियल भी नहीं है, सहायक प्रतिभूति भी नहीं है एज सच। दस इस प्रकार से द सेल्फ हेल्प ग्रुप हेल्प, मदद करते हैं बोरोवर्स, उधार लेने वाले की, ओवरकम द प्रॉब्लम, टू ओवरकम द प्रॉब्लम, समस्याओं को ख़त्म करने में, ऑफ लेक ऑफ कोलेटेरियल, सहायक प्रतिभूतियों की जो कमी की समस्या होती है उसको ख़त्म करने में मदद करते हैं। दे कैन गेट टाइमली लोन्स, वे टाइमली लोन को प्राप्त कर सकते हैं फॉर ए वैरायटी ऑफ पर्पज, अनेक मकसदों के लिए, एंड एट ए रिजनेबल इंटरेस्ट रेट, और एक रिजनेबल इंटरेस्ट रेट, एक तर्क संगत, एक सही रेट पर, सही ब्याज रेट पर लोन को प्राप्त कर सकते हैं। मोर एवर, इससे अधिक क्या है, SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रूरल पुअर, ये गरीब जो ग्रामीण होते हैं उनके संगठन का तो देखो बच्चों, ये एक बिल्डिंग ब्लॉक के तरीके से होते हैं संगठन के, रूरल पुअर के। नॉट ओनली डज इट हेल्प वुमेन, ना केवल ये औरतों की मदद करते हैं टू बिकम फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट, जिससे कि वो फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट हो जाए। द रेगुलर मीटिंग ऑफ द ग्रुप
ग्रुप के अंदर जो रेगुलर मीटिंग होती है, प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है टू डिस्कस करने के लिए, एंड एक्ट और काम करने के लिए ऑन ए वैरायटी ऑफ सोशल इशू, सामाजिक मुद्दों की एक वैरायटी पर, सच एज हेल्थ, जैसे कि स्वास्थ्य, न्यूट्रिशन पोषक तत्व, डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा, ETC आदि, इन सब पर भी ये वुमन यहाँ पर क्या कर सकती है, डिस्कस कर सकती है। देखो जैसे हो रही है औरतों की पंचायत, इस तरीके से एक साथ में ये जुड़ सकते हैं। देखो बच्चों, यहाँ एंड हो जाता है आपके लेसन का। अब इससे आगे हम डिस्कस करते हैं, नोट्स को डिस्कस करेंगे। इस लेसन के नोट्स को डिस्कस किया जाएगा। नोट्स कंप्लीट होने के बाद हम NCERT की जो बुक एक्सरसाइज है उसे डिस्कस करेंगे। नोट्स आपको भेज दिए जाएंगे, इसका प्रिंट आप लेकर के अपनी कॉपी में पेस्ट कर लेना। नोट्स के प्रिंट लेकर कंप्यूटर से आप सीधे पेस्ट कर सकते हैं कॉपी में, जबकि बुक एक्सरसाइज जो NCERT बुक एक्सरसाइज है, इसे पेंसिल से, पेन से, अपने हाथ से नोटबुक में लिखेंगे। इसके आंसर को पेस्ट नहीं करना है जुगा तो। You will have to write yourself in your notebook by your hand. Thanks for watching this video.